के वफादार जितने भी एमएलए थे वो भी उनके साथ चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस बार भी जो 2022 में चुनाव हुए, बड़ी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसके ठीक पहले अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। उसी दौरान वो वक्त था जब कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली, और राहुल गांधी की एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी। जब वो कर्नाटक से गुजर रहे थे तब बारिश के बीच उन्होंने भाषण दिया था, और जम्मू कश्मीर तक वो पैदल चलते हुए गए। और कहने वालों का ये कहना था, बहुत सारे राजनीतिक जिन लोगों ने आकलन किया, उनका ये कहना था कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के तौर पर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। एक बार उन्हें 44 सीटें मिली थी, दूसरी बार 52 सीटें मिली। 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें मिली। लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस 3 अंकों के मैजिकल फिगर तक, यानी 100 सीटें नहीं हासिल कर पाई। 99, जैसे आज ऋषभ पंत 99 पर, कांग्रेस पार्टी भी 99 पर आउट हो गई। लेकिन जो उन्होंने अपनी सीट की संख्या लगभग दोगुनी कर दी, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई, तो बहुत से लोगों ने इसे राहुल गांधी का व्यक्तिगत करिश्मे से जोड़कर देखा। और जब चुनाव नतीजे आए उसके बाद एक कोशिश ये हुई एक वर्ग की तरफ से, जो राहुल गांधी की इमेज को बताने में लग गई कि उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो एक सर्वे कराया गया। पिछली बार 2019 में अमेठी सीट, जो पारंपरिक सीट मानी जाती है गांधी परिवार की, वहां से भी राहुल गांधी हार गए थे, आपको याद होगा। लेकिन इस बार वो रायबरेली से लड़े, जो उनकी मां की सीट हुआ करती थी 2019 तक, और रायबरेली से उन्होंने चुनाव जीता। और 2024 के चुनाव नतीजे लोकसभा के आने के बाद एक सर्वे उत्तर प्रदेश में कराया गया, एक जिम्मेदार चैनल ने और एक एजेंसी ने मिलकर कराया, और ये दावा किया कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो आगे निकल गई है। इस दावे के आंकड़ों पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन वो एक आंकड़े थे। इसी तरह की लोकप्रियता अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं की जांची परखी गई है, और वो एक क्रेडिबल एजेंसी, कई लोगों को लगती थी कि वो क्रेडिबल एजेंसी है। इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव आए। एक लहर थी, राहुल गांधी का ब्रांड लगातार बढ़ रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब पर काम करने वाले उनकी बड़ी चर्चा कर रहे थे। उनकी पार्टी तो उनके पीछे एकजुट होकर खड़ी हो गई थी, और एक हवा, एक जो अंडर करंट बताया जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी, बहुत हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। किसान, जवान और पहलवान तीनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे थे, कांग्रेस के हक में बताए जा रहे थे। उसी समय चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, जहां 370 को बड़ा मुद्दा बनाया था इंडिया अलायंस ने, और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दोनों जगह बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा के नतीजे सबको पता है क्या हुआ। 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रुक गई। और जब चुनाव नतीजे आए तो सबसे ज्यादा आलोचना किसी और की नहीं हुई, राहुल गांधी की हुई। इतनी आलोचना हुई, उनका जो जलेबी वाला बयान था, आपको याद ही होगा, उस जलेबी वाले बयान की बड़ी चर्चा हुई। कई बार चुनाव की रैलियों में इस तरह के बयान नेताओं के मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन जब आपके पत्ते सही नहीं पड़ते तो आपको इन बयानों की बाद में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो राहुल गांधी के साथ हुआ। भूमिका थोड़ी लंबी हो रही है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, इनकी बात को भी समझेंगे, लेकिन मुद्दे को समझ लेना जरूरी है, इसलिए ये बात बताना भी आपको जरूरी है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ आप याद कीजिए। हरियाणा में तो सत्ता हाथ से फिसल गई कांग्रेस के। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसने घाटी में जबरदस्त जीत हासिल की, 42 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस जो 39 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसके हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी। और उसके बाद जब सरकार बनी तो कांग्रेस आज की तारीख में बाहर से समर्थन दे रही है। ब्रांड राहुल पर, कांग्रेस पर तो जो असर हुआ वो हुआ ही, ब्रांड राहुल पर इतना असर हुआ कि तमाम जो उनके विरोधी थे वो उनको घेरने लगे। और चर्चा ये भी
हो गई और भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार नेता, एक सांसद ने, जिनका बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दावा भी किया कि कई लोग बात कर रहे हैं, विपक्षी दल बात कर रहे हैं खासतौर पर, कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस को 10 साल की मशक्कत के बाद ये पद मिला है, क्योंकि 10 साल उनके पास ऐसे नंबर नहीं थे कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष का पद भी हासिल कर सके। तो अब चर्चा यह है, बकौल बीजेपी सांसद के मुताबिक, कि राहुल गांधी की जगह रोटेशनल ये पद बना दिया जाए और राहुल गांधी नेता विपक्ष न रहें। मैं बयान आपको सुनाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के एक बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया है कि उन्होंने सुना है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रोटेशनल हो। अभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस पद पर है। ये मैंने भी सुना है कि ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात आ रही है, पर विनम्रता से कहूंगी कि यह विपक्ष का अंदरूनी मामला है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के लिए काफी सक्षम है, लेकिन अगर इंडी अलायंस को यह लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना ये पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये निर्णय उन्हें लेना। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के हवाले से बताया गया है कि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को ही विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता है। तो जो आचार्य साहब बता रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है कि क्या किसी और को बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपनी पार्टी के अंदर से किसी नेता को, किसी सांसद को बना सकती है, लेकिन किसी और विपक्षी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है और उसके पास ही यह हक है कि वो जिस नेता को चाहे वो नेता विपक्ष का दर्जा उसको मिलेगा, संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चा इसलिए इस तरह की चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा प्रहार कर सके। और हमने लगातार देखा, जब लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी पहली स्पीच दी थी, उसके बाद 6 मंत्री, प्रधानमंत्री समेत, खड़े हुए थे और उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस साबित करने का एक प्रयास किया था। कुछ बयान उनके ऐसे थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपत्ति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उस पहले भाषण के दौरान कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में, जैसा अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का ये बयान है और अभी बांसुरी स्वराज जी का बयान जो हमने आपको सुनाया, तो बहुत से लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, या प्रयास करते हैं इस तरह की इमेज राहुल गांधी की बनाने की, कि वो गंभीरता से चीजों को नहीं लेते हैं। राजनीति में 2004 से हैं, आज की तारीख में लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लेकिन उनके अंदर वो मैच्योरिटी, वो गंभीरता नहीं आई है। क्या सच है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से जानेंगे। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी माने जाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये अकेले बांसुरी स्वराज की बात नहीं है। वो 6 मंत्री जो लोकसभा में खड़े हुए थे राहुल गांधी के भाषण के दौरान, जिन्होंने टोका टाकी की, ये पहला मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखते होंगे कि कुछ खास नेता हैं, लगातार राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं, और जो नेता जिन्हें ये भूमिका पता नहीं पार्टी देती है या वो खुद चूज कर लेते हैं, उसके बाद पार्टी में उनका कद भी तेजी से बढ़ता है। ये 2014 के बाद से लगातार देखा गया है। और ऐसे नेताओं में मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी जी का नाम लिया जाता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी अमेठी से, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था। इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाई, और लेकिन वो लगातार राहुल गांधी को लेकर मुखर रही हैं, उन पर लगातार सवाल उठाते रही हैं। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ जब भी मुद्दा होता था कोई, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी को ही आगे करती थी। हिमंत बिस्वा शर्मा, अगर आपको याद हो कि पहले ये असम के मुख्यमंत्री हैं और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे किसी जमाने में, और वो जो एक बयान इनका आया था कि जो राहुल गांधी बिस्किट अपने कुत्ते को खिला रहे थे, वो उन्होंने नेताओं को पेश किया था, वो बयान हिमंत बिस्वा शर्मा साहब की तरफ से ही आया था। और राहुल गांधी को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे थे, असम से होकर गुजर रहे थे, पूर्वोत्तर राज्यों से गुजर रहे थे, तो असम से गुजरने के दौरान बहुत विवाद दोनों नेताओं के बीच में
हुआ था। इनका नाम सब जानते हैं, लगातार ये भी चर्चा में रहते हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आते हैं नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो आलू सोना वाला बयान जो राहुल गांधी के नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ते हैं, उसको चर्चा में लाने में गिरिराज सिंह का बड़ा रोल है। गिरिराज सिंह इस समय बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार राहुल गांधी से जुड़े हर मुद्दे पर वो चर्चा करते हैं। जब राहुल गांधी अभी हाल में अमेरिका की यात्रा में थे, तो राहुल गांधी वहां जो कुछ बोल रहे थे, गिरिराज सिंह वो केंद्रीय मंत्री थे जो लगातार हर बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा भी हर बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये दोनों नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर, इन्हें आप जानते हैं, सीनियर सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और राहुल गांधी को ये भी निशाने पर लेते हैं। लोकसभा में जो एक इन्होंने जाति को लेकर राहुल गांधी की सवाल पूछा था, उसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था, और लगातार राहुल गांधी इनके निशाने पर रहते हैं, चाहे ये पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। निशिकांत दुबे, इनको भी सब जानते हैं, झारखंड से सांसद हैं, गोड्डा से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनका बड़ा करीबी इनको माना जाता है, और इनके निशाने पर भी राहुल गांधी लगातार बने रहते हैं। कंगना रनौत, जो हिमाचल से ही सांसद चुनी गई है, चर्चित फिल्म अभिनेत्री हैं, इमरजेंसी नाम की उनकी एक फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड में जो अटकी हुई थी, अब जानकारी मिल रही है कि वो क्लियर हो गई है। हरियाणा में जो चुनाव था, बताया ये भी जाता है कि शायद इसलिए उस फिल्म को रोका गया, उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी थी, वो भी राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधती रही हैं। अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी विभाग के प्रभारी हैं, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी ऐसा कोई मौका नहीं गंवाते जब राहुल गांधी को वो निशाने पर न लें। डॉक्टर साहब से बस मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में हार क्या राहुल गांधी की हार थी अकेले, या कुछ और कारण भी जिम्मेदार थे? तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस से चाहते क्या थे। राहुल गांधी चाहते थे कांग्रेस से काफी कुछ, और सबसे बड़े नेता हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, या उम्मीद की जाती है कि इनकी बात सुनी जाती है और इनके हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। ये बात राहुल गांधी ने उठाई, और चुनाव नतीजों के बाद ये साबित हुआ कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो शायद हरियाणा में जो नतीजे आए उनकी तस्वीर अलग होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है उसमें मामूली फर्क है। 0.08 या 0.8% का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग बराबर ही दोनों पार्टियों को वोट मिले हैं। और 5 सीटें ऐसी रही हैं जहां बहुत कम अंतर से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने एक सीट तो 32 वोटों से हारी है, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हजारों वोट हासिल किए। तो इस तरह की 5 सीटें ऐसी हैं जो कि आम आदमी पार्टी साथ होती तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। दूसरा, राहुल गांधी चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा साथ में आए। अगर ऐसा होता तो दलित वोटर्स और जाट वोटर्स का एक कॉम्बिनेशन बनता, और ये देखा गया कि दलित वोटर्स ने आखिर में, जब इन दोनों की नहीं बनी और कुमारी सैलजा ने खुलकर इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अपनी नाराजगी को जाहिर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया, जब नतीजे आए उनसे भी क्लियर हो गया कि हरियाणा में दलित वोटर्स ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा मिला। इसीलिए वो चाहते थे कि दलित वोटों का बिखराव ना हो और इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई दे। ये कोशिश थी राहुल गांधी की, और समीक्षा हो रही है, और समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी खड़गे साहब के घर पर, उसमें भी बताया जाता है कि राहुल गांधी बहुत नाराज हुए थे, और उनका ये कहना था कि पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, हुड्डा हो चाहे कुमारी सैलजा हो, उन्होंने निजी हित को तरजीह दी, पार्टी हित को पीछे छोड़ दिया। तो ये एक चीजें हुई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में भरपाई कर पाएंगे जो उन्होंने हरियाणा खासतौर पर और जम्मू कश्मीर में गंवाया है। जम्मू कश्मीर में यह गंवाया है कि 39 सीटें चुनाव लड़ी उनकी पार्टी, जहां राहुल गांधी ने बताया कि हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, केवल 6 सीटें जीत पाई। दूसरी तरफ हरियाणा में तो हाथ में मानी जा रही थी सरकार, वो हाथ से निकल गई।
क्या महाराष्ट्र और झारखंड में कर पाएंगे? तो जानकारों का कहना है कि मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जो महाराष्ट्र है वहां लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी बनी है, लेकिन विधानसभा की सूरत अलग हो सकती है। पिछली बार चौथे नंबर की पार्टी 2019 में कांग्रेस महाराष्ट्र में थी, तब शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, आज अलग अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस जो महाविकास अघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, वहां सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कई सीटों को लेकर विवाद है। अभी महाविकास अघाड़ी के बीच में उस तरह की सहमति नहीं बन पाई है, और सहमति बनी भी तो शरद पवार महाराष्ट्र के लिहाज से और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिहाज से राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। पिछली बार 16 सीटें हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, 30 जेएमएम ने हासिल की थी, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। आज की तारीख में भी झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है।